सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आपका एक बार फिर स्वागत है फियरलेस वर्ल्ड में। और मैंने इसके पहले कंटिन्यू लेक्चर बना रहा हूं, जिसमें हमने जाना रिस्क असेसमेंट का बारे में, जिसमें रिस्क क्या होता है, हजार्ड क्या होता है और रिस्क प्रोफाइलिंग क्या होता है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है। उसका ये पार्ट 2 लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग जानने वाले हैं रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में। तो हर एक दिन एक नए नए टॉपिक को कवर कर रहे हैं। 4 मार्च के पहले ख़त्म जहाँ तक होगा मैं कर ही दूँगा। आप लोग कंटिन्यू वॉच, IGC1 तो कंप्लीट हो जाएगा पक्का, तो आप लोग कंटिन्यू वॉच करते रहिए। और इसमें कुछ लोगों का कमेंट आया था, जिसमें उन्होंने डिमांड की कि सर थोड़ा जल्दी जो है वीडियो, मतलब जल्दी से पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट कर दीजिए। तो जैसा कि MI चौधरी हैं, ग्रेट सर, ग्रेट वर्किंग डियर सर, 4 मार्च को पेपर है। आई होप 4 मार्च तक आप कोर्स कवर कर लेंगे। श्योर 4 मार्च को कवर कर लेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक दिन में 2 लेक्चर बनाने का, जिससे कि जल्दी कवर हो जाए। और रफ़ीकुल्लाह कहते हैं नाइस सर, बट टेल अस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम इन योर पॉइंट ऑफ व्यू। श्योर मैं शेयर करूंगा। लेक्चर कंटिन्यू होने दीजिए और इसी बीच में मैं उसको भी शेयर करता हूं। और सईद मजीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, मैक्सिमम वांट किस किस फार्मूले से काम ज़्यादा होता है। ये लोड चार्ट पे इनका कमेंट है। जनरली जो है उसमें बूम का लेंथ और यानी कि उसकी रेडियस और हाइट देखी जाती है। ये 2 ही हैं, कोई ज़्यादा फार्मूला नहीं रहता है, बस लोड चार्ट देख के काम होता है। और गुलाब सिंह कमेंट करते हैं डियर सर, प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन एम्बुलेंस मॉक ड्रिल प्लान और फॉर्मेट एंड प्रोसीजर सम पॉइंट। मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा, मॉक ड्रिल पे थोड़ा सा इससे समय मिले हमको ये GC1 से। और ताराचंद शीला कहते हैं गुड लक सर, आपको भी गुड लक। और सैयद फरमान कहते हैं प्लीज़ प्रोवाइड द सुन सर। ओके, मैं जितना जल्दी हो सकेगा लेक्चर जो है कंटिन्यू रखूँगा और आप लोगों को जल्दी से जल्दी 4 मार्च के पहले ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो आइए समय न लेते हुए बढ़ते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग की ओर। रिस्क प्रोफाइलिंग जो कि ये ओल्ड सिलेबस में नहीं था और ये नए सिलेबस में रिस्क प्रोफाइलिंग है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है कि ये नए चीज़ को इसमें इंसर्ट किया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। फिर भी मैं कुछ क्वेश्चन को ये करूँगा, प्रायोरिटाइज करूँगा कि कौन क्वेश्चन जो है पहले आ सकता है एग्ज़ाम में। तो आइए जानते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग होता क्या है। तो जैसे इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिस्क असेसमेंट, ओनली रिस्क असेसमेंट के बारे में ही जानते थे, लेकिन ये रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है। तो रिस्क असेसमेंट जो है किसी एक्टिविटी को लेके, माने अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें हर एक एक्टिविटी को ब्रेक करके और रिस्क का एनालिसिस करते थे कि कितना रिस्क है, ये एक्सेप्टेबल लेवल में है कि नहीं। अगर एक्सेप्टेबल लेवल में नहीं है, मीडियम और हाई रिस्क है, दैट मीन्स वी हैव टू अप्लाई कंट्रोल मेजर्स, आफ्टर दैट वी हैव टू रिड्यूस रिस्क इन एक्सेप्टेबल लेवल। तो ये जो था वहाँ पे था जो कंसेप्ट था। लेकिन रिस्क प्रोफाइलिंग क्या है, ये किसी एक वर्क को लेके नहीं है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेके है। तो जब आप रिस्क प्रोफाइलिंग के बारे में सोचते हैं तो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन का व्यू लेके सोचते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का थ्रेटेन है। थ्रेटेन यहाँ पे नया शब्द यूज़ किया गया है, मतलब कि उस ऑर्गेनाइजेशन को चलने से रोकने के लिए जो है कौन कौन सा ऐसे कारण है जिसके चलते हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके वहाँ पे हो सकता है। तो थ्रेटेन पता करना है। थ्रेटेन जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पता करना है, और साथ में लाइक्लीहुड ऑफ प्रोबेबिलिटी इम्पैक्ट ये भी जो है आपको करने हैं, और कितने रिस्क हैं, ये जो है सारी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइजेशन को लेके वहाँ पे किया जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल देता हूँ कि एक मेटल वर्क की कंपनी है, तो उसमें जो है एक अलग तरह का जो है वहाँ पे एक अलग तरह का एक अलग तरह का जो है वहाँ पे थ्रेटेन रहेगा। जैसे मैं बता दूँ वहाँ पे क्या थ्रेटेन है, तो वेल्डिंग हो रहा है तो वेल्डिंग फ्यूम आ सकता है, फायर हो सकता है, साथ में
वहाँ पे जो है और भी दूसरे तरह का खतरा हो सकता है उसको लेके। तो ये जो है वहाँ पे है, जैसे अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में वहाँ बायोलॉजिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, हो सकता है होम विजिट हो तो लोन वर्किंग का खतरा हो सकता है, वर्क रिलेटेड वायलेंस हो सकता है। तो डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन, एवरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग एक थ्रेट्स हैं। तो थ्रेटेन जो है वहाँ पे पता करना है, और पता करने के बाद फिर जो है उस पर जो है अभी जो है कितने अभी रिस्क हैं ये पता करना है। आइए इसके स्टेप भी जान लेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक आपको ओवरव्यू है। द रिस्क प्रोफाइलिंग जो है क्या चेक करता है, तो नेचर एंड लेवल ऑफ द थ्रेट्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, किस नेचर का और किस लेवल का, मतलब नेचर के साथ साथ जैसे कि वेल्डिंग एक नेचर है, और लेवल लो मीडियम हाई ये हो सकता है। तो ये एक जो है नेचर एंड लेवल जो है इसका पता किया जाता है। साथ में लाइक्लीहुड, क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये इफेक्ट करेगा, ये दूसरा चीज़ हो गया। थर्ड जो है लेवल ऑफ डिसरप्शन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद इस टाइप्स ऑफ रिस्क, अगर ये होता है तो किस लेवल तक ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम कर सकता है, बदनाम कर सकता है, पेनाल्टी लग सकता है, और जो है ये ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है कि बंद भी हो जाए, कंपनी जो है गवर्नमेंट जो है बंद करवा दे। तो ये लेवल जो है पता करना है किस लेवल का है। साथ में जो कॉस्ट आएगा कंपनी को, उस जो है कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है तो जो कॉस्ट आएगा, उसका इम्पैक्ट आएगा, वो किस लेवल का होगा। जो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जो एक्सपेंस आएंगे, जो पेनाल्टी देनी पड़ेगी, वो किस लेवल का होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल इन प्लेस टू मैनेज दोज रिस्क, अभी जो है इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल मेजर, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर रहता है, हर जगह ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो सेफ्टी पे काम होता है। तो अभी कितना है और कितना बाकी है, इसको प्रायोरिटाइज भी करते हैं। तो यही कुछ जो है जो 3-4 चीज़ें जो आपने देखा उसको एग्जामिन करते हैं। तो ये एक नया चीज़ है, आप इसको अच्छे से देखें, और इसके पहले वाले सिलेबस में ये नहीं था। तो ये एक अच्छा है लगा कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के व्यू को लेके आया गया। निबोस क्या करता है कि ऐसे चीज़ों को इंसर्ट करता है इसमें सिलेबस में, ताकि जो करेंटली यूज़ हो। तो अभी तक जो है कोई भी सेफ्टी ऑफिसर सोच रहा था खासकर किसी वर्क के बारे में, लेकिन अब एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के थ्रेट्स हैं, क्या हो सकता है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लेकर सोचेगा, जिससे कि जो है ऑर्गेनाइजेशन को सेफ रखा जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी लंबे समय तक वो काम करेगा। जैसे कि मैं बता दूं, भोपाल में जो एक्सीडेंट हुआ था, वो एक ही एक्सीडेंट के चलते कितने लोग मरे और पूरा का पूरा कंपनी बंद हो गया, और पेनाल्टी बहुत सारा आया। तो आप देखो एक एक्सीडेंट होने से क्या इम्पैक्ट होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये उसी चीज़ के बारे में है। द रिस्क प्रोफाइलिंग प्रोसेस क्या है इसके, तो आप देख रहे हैं इसके जो है जनरली 5 प्रोसेस हैं, और ये 5 प्रोसेस में रिस्क प्रोफाइलिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये बस जो है एक रिस्क प्रोफाइलिंग इज ए क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें बहुत सीधा है क्या करना है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजेशन, थ्रेट्स पता करने हैं। यहाँ रिस्क नहीं पता किया जा रहा है, यहाँ थ्रेट्स क्या क्या, उसको थ्रेट्स मतलब क्या होता है कि उसको बंद करने के लिए जो है जो डर है जिससे वो बंद हो जाएगा कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ये थ्रेट्स निकालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, पहला स्टेप तो ये है। पहला आइडेंटिफाई द हेल्थ एंड सेफ्टी थ्रेट्स फेस्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रेट्स मतलब क्या, जैसे कोई कंपनी पे क्या संकट आ सकता है अगर हिंदी में बोले तो सबसे पहले आपको पता करना है थ्रेट्स कौन कौन से हैं। जैसे मैं बात करूं किसी कंपनी में अगर कोई एक्टिविटी हो रहा है तो जैसे उसमें क्या क्या हो सकते हैं, तो वर्क एट हाइट है एक थ्रेट्स है, व्हीकल मूवमेंट एक थ्रेट्स है, लिफ्टिंग ऑपरेशन एक थ्रेट्स है, मैनुअल हैंडलिंग एक थ्रेट्स है, नॉइस एक थ्रेट्स है, आयोनाइजिंग रेडिएशन एक थ्रेट्स है, वर्क रिलेटेड वायलेंस जो है एक थ्रेट्स है। तो ये डिपेंड अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग थ्रेट्स होते हैं। जैसा आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे वैसा थ्रेट्स रहेगा। रोड में है रोड एक्सीडेंट का थ्रेट्स है, जो है वायलेंस का थ्रेट्स है पब्लिक की तरफ से। तो इस तरह से आप देखोगे कि हर एक वर्क में अलग अलग तरह का थ्रेट्स है। जहाँ केमिकल से काम कर रहे हैं वहाँ केमिकल एक्सपोजर होने का थ्रेट्स है। तो आप आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले कि क्या थ्रेट्स है जो कि ऑर्गेनाइजेशन फेस कर सकता है।
थ्रेट्स मतलब क्या, संकट, यानी कि संकट क्या क्या आ सकता है उस कंपनी के ऊपर। तो दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका आइडेंटिफाई हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट। अब हमने थ्रेट्स तो पहचान लिए, साथ में अब पहचाननी होगी हमें कि इम्पैक्ट एंड द बिजनेस इम्पैक्ट, हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट एंड बिजनेस इम्पैक्ट दैट माइट रिजल्ट। अब अगर एक वर्क एट हाइट पे काम कोई कर रहा है, अगर कोई गिरता है तो क्या हो सकता है, फैटेलिटी हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, फैटेलिटी, ठीक है ना, यानी किसी के जान जा सकता है। कोई मैनुअल हैंडलिंग कर रहा है तो हो सकता है उसके कमर की रीढ़ की हड्डी में वो क्रैक आ जाए, तो इसके चलते जो है 7 डेज 1 डेज 2 डेज यानी कि लॉस्ट टाइम इंजरी हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद मान कोई वेल्डिंग कर रहा है, हो सकता है फायर हो जाए, फायर होगा तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज, मैन मटेरियल दोनों लॉस्ट होगा। तो अब ये क्या है, हमने पहले थ्रेट्स पता किए, उसके बाद हमने इम्पैक्ट पता किए, हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट भी पता किए, साथ में बिजनेस इम्पैक्ट, बिजनेस पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा ये हमने पता किए। तो बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो जैसे डैमेजिंग पब्लिसिटी डैमेज हो सकता है, मैसिव बिजनेस डिस्ट्रप्शन हो सकता है, बिजनेस रुक सकता है, साथ में ऑथोराइज जो है अथॉरिटी का कोई एक्शन हो सकता है, इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है किसी अथॉरिटी के द्वारा, साथ में वर्कर का मोरल जो है ड्रॉप हो जाएगा, मोरल कैटास्ट्रॉफिक ड्रॉप इन मोरल, वर्कर मोरल हो सकता है। और इसका इम्पैक्ट जो है ये एक महीने या 1 साल जा सकता है। तो आप देख रहे हो कि इसका इम्पैक्ट क्या आया ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट मैंने बता दिया कि किसी का फैटेलिटी हो सकता है, लेकिन बिजनेस इम्पैक्ट क्या होगा, तो उसका जो है वो बदनाम हो जाएगा कंपनी, उसकी पब्लिसिटी जो है वो चली जाएगी, उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, पब्लिसिटी चली जाएगी, तो वर्कर का मोरल डैमेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, बिजनेस इम्पैक्ट। तो आपने यहाँ 2 चीज़ देखा, एक हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट देखा और दूसरा देखा बिजनेस इम्पैक्ट दैट माइट रिजल्ट। उसके बाद जो तीसरी पॉइंट है, आइडेंटिफाई हाउ वेल इच थ्रेट्स इज करेंटली कंट्रोल्ड। अब हमने देखा कि जो थ्रेट्स हैं, तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जहाँ पे किसी तरह का कोई कंट्रोल मेजर ना हो, हर जगह कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर होता है। तो आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होती है कि इस लेवल पे अभी जो हम आए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, तो इस लेवल पे अभी किस लेवल का कंट्रोल मेजर है और किस लेवल की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बाद जो है कंट्रोल मेजर जो है आपको पता करना है, यानी कि द रियलिटी इज़ that many organizations will already have a lot of control measures in place to minimize the likelihood of these threats and reduce their impact should they occur. The control measures must be considered during the risk profiling process to ensure that well-controlled threats are not given disproportionate attention. अब यहाँ क्या है कि जिसका जो है थ्रेट्स ज़्यादा है और जिसका कंट्रोल मेजर कम है उसको हम लोग पहले प्रायोरिटी देंगे, और जो इफेक्टिवली कंट्रोल्ड है, जिसका इम्पैक्ट है लेकिन कंट्रोल्ड है, वो उसको प्रायोरिटी देने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। उसके बाद जो 4th स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द लाइकलीहुड ऑफ ईच थ्रेट अकरिंग। अब ईच थ्रेट जो है उसकी लाइकलीहुड क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है होने की। तो अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं वर्क एट हाइट पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन सेफ्टी बेल्ट लगा के काम कर रहे हैं, जो भी हार्नेस है वहाँ पे यूज़ हो रहा है, जो सेफ्टी के यानी कि वेल कंट्रोल्ड है, फिर भी कोई आदमी के एरर के चलते ये 1 साल में एक हो सकता है, 2 साल में एक हो सकता है। लेकिन अगर बिना सेफ्टी बेल्ट के अगर काम किया जा रहा है, विदाउट पीपीईज, तो ये एक्सीडेंट जो है विदिन 1 वीक या पर डे हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी लाइकलीहुड बढ़ रही है, किस पे, डिपेंड अपॉन द कंट्रोल मेजर। तो अब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उस पे हम पहले उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, और प्रायोरिटी देने के बाद फिर उस पर काम करेंगे। यानी कि ऑन वे टू आइडेंटिफाई द लाइकलीहुड ऑफ ईच थ्रेट अकरिंग इज टू थिंक अबाउट द टाइम स्केल ओवर विच दैट थ्रेट माइट हैपन। टाइम स्केल के बारे में सोचना है, साथ में गिवन द कंट्रोल मेजर्स इन प्लेस, कौन से कंट्रोल मेजर्स अभी हैं वहाँ पे, जो आपको मैंने बताया वही यहाँ पे है कि कोई घटना जो है 5 साल में होने की संभावना है। अगर वेल कंट्रोल नहीं रहेगा तो हो सकता है कि पर मंथ हो जाए।
तो आपको देखना है कि जो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसी को प्रायोरिटी देना है। और उसके बाद लास्ट है आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी ऑफ ईच थ्रेड्स। मैंने बताया उसमें कि लाइक्लीहुड जो पता कर लिए, अब उस लाइक्लीहुड जिसकी ज़्यादा है यहाँ पे आप इसको सबसे लास्ट स्टेप में प्रायोरिटी देंगे। तो इसमें क्या है, लास्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज टू प्रायोरिटाइज द आइडेंटिफाइड थ्रेड्स। दिस इन्वॉल्व ऑर्डरिंग देम इन टर्म ऑफ इम्पोर्टेंस बेस्ड ऑन ऑल। जैसे मान लिया आपने 10 चाहे 5 जो है आपने थ्रेड्स आइडेंटिफाई किए, जैसे वर्क एट हाइट का है, मैनुअल हैंडलिंग का है, वेल्डिंग है, इस तरह आपने 5 किए। अब इसमें किसकी लाइक्लीहुड ज़्यादा है इसको आपको प्रायोरिटाइज करना है। जैसे मान लेते हैं वर्क एट हाइट की ज़्यादा संभावना है कि हर दिन एक आदमी गिर जाएगा, या हर एक वीक आदमी गिर जाएगा, या हर एक मंथ आदमी गिर जाएगा, तो सबसे पहले इसको प्रायोरिटाइज करें और इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो 2 तरह का इम्पैक्ट आएगा, एक आपको हेल्थ एंड सेफ्टी इम्पैक्ट आएगा, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चीज़ है, मैंने ये नहीं पढ़ा था अपने पुराने सिलेबस में और हमें ये पढ़ने का मौका मिला और मेरे करियर के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तो आई होप आपको ये रिस्क प्रोफाइलिंग अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आए तो आप कमेंट करेंगे, फिर एक बार देखेंगे, इसको रिवीजन करेंगे एक बार। अब जो है ये तो मेरा पुराना पढ़ा हुआ है, जो है कि पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट, ये तो हमने बहुत पढ़े हैं और काफ़ी यूज़ भी होता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं तो वहाँ पे जनरली जो है JSA यूज़ करते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन में उसको यूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये हीरा जिसको बोलते हैं ना, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट, वही उसी का पार्ट है ये रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट जो है एक बहुत, वही हीरा, और हमको लगता है हीरा और रिस्क असेसमेंट दोनों सेम है, उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, लेकिन यही ज़्यादा जो है अब बुक में चलता है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में ही हजार्ड आइडेंटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि जब तक हजार्ड आइडेंटिफाई आप करेंगे नहीं, रिस्क असेसमेंट होगा नहीं। तो आइए जानते हैं पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट। तो रिस्क असेसमेंट क्या है कि एक लीगल रिक्वायरमेंट है। देखेंगे आप कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में भी लिखा रहता है कि यू हैव आफ्टर गोइंग डू एनी एक्टिविटी यू हैव टू रिस्क असेसमेंट ऑफ दैट वर्क। तो ये क्या है, एक तरह से देखें कि आप लीगल रिक्वायरमेंट हो जाता है। या हमारे हर देश के जो लॉ है या जो ILO है, या आप देख रहे हैं यहाँ कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ब्रिटिश जो रेगुलेशन है तो उसके भी दिए गए हैं कि ये क्या है, रिस्क असेसमेंट इज ऑफ्टन लीगल रिक्वायरमेंट। ऑफ्टन क्यों कहा गया है कि क्योंकि हो सकता है किसी किसी देश में ये लीगल रिक्वायरमेंट ना हो, बट कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल इन ब्रिटेन एंड इन EU यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोप वगैरह देशों में देयर इज ए स्टैट्यूटरी ड्यूटी ऑन एम्प्लॉयर टू कैरी आउट एंड रिकॉग्नाइज जनरल रिस्क असेसमेंट फॉर ऑल वर्क एक्टिविटी। जितने भी वर्क एक्टिविटी हो रहे हैं हर आपको रिस्क असेसमेंट बनाने हैं। मैंने ये पहले JSW में काम कर रहा था, वहाँ पे रिस्क असेसमेंट हम बनाते थे, वहाँ पे ये रिस्क असेसमेंट हीरा के नाम से था। तो वहाँ पे जो भी एक्टिविटी कर जाते थे, नॉर्मल नहीं, जैसे रूटीन और नॉन रूटीन 2 एक्टिविटी थी, तो नॉन रूटीन एक्टिविटी जो डेली नहीं करने, जैसे मेंटेनेंस वगैरह करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग रिस्क असेसमेंट करते थे। तो ये आप जो देख रहे हैं कंट्रोल ऑफ सब्सटेंस हजार्डस टू हेल्थ रेगुलेशन के द्वारा, ये इसकी भी रिक्वायरमेंट है। और देख रहे हैं कि आप रेगुलेटरी रिफॉर्म फायर सेफ्टी ऑर्डर 2005, इसके द्वारा भी फायर रिस्क असेसमेंट करना है। आप कंट्रोल ऑफ नॉइस एट वर्क रेगुलेशन 2005, इसके द्वारा भी आपको करना है। तो ये कुछ लीगल रिक्वायरमेंट के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो अगर एग्जाम में आए तो आप लिख सकते हैं कि ये जो है रिस्क असेसमेंट ऑफ्टन ये कि लीगल रिक्वायरमेंट है, ऑफ्टन ए लीगल रिक्वायरमेंट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी, क्यों रिस्क असेसमेंट करते हैं? तो रिस्क असेसमेंट करने का मेन एम होता है कि जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसमें खतरे को पहचानना, और खतरे को पहचानना साथ में उसमें कंट्रोल मेजर कितने हैं और अभी रिस्क कितने हैं। तो रिस्क अनुसार आप कंट्रोल मेजर और अप्लाई करके उसको रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल में लाते हैं। यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क असेसमेंट इज टू प्रिवेंट डेथ एंड पर्सनल इंजरी। जब रिस्क कम करेंगे तो क्या होगा, इसका कंसिक्वेंस कम होगा। तो कंसिक्वेंस में क्या आता है, डेथ, पर्सनल इंजरी, यही सब कंसिक्वेंस है किसी भी एक्सीडेंट का। और सेकेंड है अदर टाइप ऑफ लॉस इंसिडेंट, जो भी लॉस टाइम कुछ इंजरी है जैसे इंसिडेंट है वैसे उसको पहचानेंगे। ब्रीचेज ऑफ स्टैट्यूटेड लॉ, तो जो भी स्टैट्यूटेड लॉ है, जैसे कि जिस आप देश में काम कर रहे हैं वहाँ का कानून कहता है कि यू हैव टू डू रिस्क असेसमेंट ऑफ एवरी एक्टिविटी,
तो वहाँ के लॉ को आप पालन करते हैं। विच माइट लीड टू इन्फोर्समेंट एक्शन और प्रोसिक्यूशन, तो ये इन्फोर्समेंट एक्शन हो सकता है या प्रोसिक्यूशन हो सकता है। द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके ऊपर आ सकता है, दैट फ्लो ऑन फ्रॉम एक्सीडेंट। तो ये है ऑब्जेक्टिव रिस्क असेसमेंट आप करते हैं, तो ये आप चारों से बच सकते हैं। डेथ नहीं होगा, लॉस टाइम नहीं होगा, ब्रीचेज नहीं होगा किसी भी लॉ का, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सूटेबल एंड सफिशिएंट असेसमेंट क्या होता है? मान लीजिए आप रिस्क असेसमेंट किया, क्या वो सूटेबल है या सफिशिएंट है? तो इसके लिए जो है सूटेबल और सफिशिएंट का मतलब क्या है, तो इसमें दिया गया है, ये जो आप टॉपिक फोकस देख रहे हैं। तो सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट जो है और उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? तो जनरली उसमें 5 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सारे रिस्क को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, और जब तक आप सारे रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ये सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट नहीं हुआ। तो आइडेंटिफाई द सफिशिएंट रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ द वर्क, सारे एक्टिविटी के रिस्क को आइडेंटिफाई करने हैं आपको। साथ में उसको जो अभी रिस्क है, रिमेनिंग रिस्क है, उसको एक्सेप्टेबल में लाना है, यानी कि उस पर और कंट्रोल मेजर अप्लाई करके लो लेवल में आना है। अगर लो लेवल में नहीं है तो वो सफिशिएंट, सूटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट नहीं है। आप देखेंगे लास्ट में अगर रिस्क है वो लो लेवल में होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर से आपको करना है या फिर से अदर कंट्रोल मेजर्स अप्लाई करने हैं। सेकंड जो है, जितने भी पर्सन हैं वहाँ पे, जितने भी उस रिस्क से जो पर्सन को खतरा है उसको आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे आइडेंटिफाई ऑल दोज पीपल हु कुड बी एट रिस्क, जैसे कि आपको पहचानने हैं वहाँ के वर्कर, वहाँ के विजिटर, वल्नरेबल पीपुल, यंग पर्सन, ये सारे लोगों को पहचानने हैं, और पहचान के सबको आइडेंटिफाई करने के बाद आपको किसी को भी कोई रिस्क नहीं होनी चाहिए। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी करेंट कंट्रोल मेजर्स, और अभी जो करेंट कंट्रोल मेजर है उसकी इफेक्टिवनेस क्या है ये पता करना है। अगर इफेक्टिवनेस नहीं है तो उसको और अदर कंट्रोल मेजर्स लगा के या इसी को इफेक्टिव बनाना है। और इनेबल द एम्प्लॉयर टू आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज, और आपको एम्प्लॉयर को बताना है कि ये जो है जो हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि इसको जो है पहले कंट्रोल करें, और मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हार्म इंक्लूडिंग कंप्लाई विद द रिलेवेंट लीगल प्रोविज़न। साथ में लीगल प्रोविज़न को कंप्लाई करने की, जैसे कि ये वर्क एट हाइट पर कुछ प्रॉब्लम होता है लीगल प्रोविज़न, तो उसको आइडेंटिफाई करके उसमें पुट करना है। जैसे कि लिफ्टिंग टूल एंड टैकल का इंस्पेक्शन करना है तो आपको वहाँ पे लीगल प्रोविज़न डालना है। और सबसे लास्ट में जो है, बी एप्रोप्रिएट टू द नेचर ऑफ वर्क, जैसा नेचर हो उसी अनुसार रिस्क असेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूसरे नेचर का काम का रिस्क असेसमेंट यहाँ लगा दिए, कॉपी पेस्ट कर दिए। तो जिस तरह का वर्क है उस तरह का ही रिस्क असेसमेंट होना है। साथ में उस जो अगर काम हो रहा है उस काम का नेचर अगर चेंज हो गया, काम का तरीका चेंज हो गया, तो रिस्क असेसमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो उस पीरियड ऑफ टाइम में, वो जिस पीरियड ऑफ टाइम में काम हो रहा है उसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए रिस्क असेसमेंट। तो आपने देखा कि एक रिस्क असेसमेंट जो है केवल रिस्क असेसमेंट करने से कुछ नहीं होगा, दैट रिस्क असेसमेंट शुड बी सुटेबल एंड सफिशिएंट फॉर दैट वर्क। तो ये आप कंफर्म कर लीजिए यहाँ पे। अब जो है जहाँ लो रिस्क है वहाँ पे जो रिस्क असेसमेंट भी है वो सिंपल रहेगा, और जनरली वो नॉर्मल लोगों के द्वारा, जिसके पास कम नॉलेज है वो लोग भी रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं और कॉम्पिटेंट पर्सन कर सकते हैं। लेकिन अगर जहाँ हाई रिस्क है, हाई रिस्क वर्क प्लेस पे, जैसे केमिकल वर्क चल रहा है वहाँ पे, जिस सब लोगों को पता नहीं है, तो इसके लिए क्या है, एक कॉम्पिटेंट पर्सन जो कि पीएचडी इंडस्ट्रियल केमिस्ट इस तरह का, मतलब कि स्पेशलाइजेशन हो, उनके द्वारा होगा। कॉम्प्लेक्स रेफरेंस मटेरियल, जैसे ऐसे बहुत सारे चीज़ होते हैं जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं होता है। कॉम्पिटेंसी एक लेवल है, तो हो सकता है कि उस केमिकल के बारे में, हो सकता है वहाँ पे रेडिएशन हो, उसके बारे में सारे लोगों को पता नहीं होगा। तो अगर आप रिस्क असेसमेंट करते हैं और यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट दैट पॉइंट, देन यू विल डू रॉन्ग रिस्क असेसमेंट, नॉट सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट। तो इस बात की भी ध्यान, हाई रिस्क मतलब कि उसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन चाहिए। तो आइए आगे जानते हैं इसके स्टेप्स। तो 5 स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट होता है, ये तो बहुत पहले से पता है सभी को, और अगर आप नए हैं तो जान लीजिए। रिस्क असेसमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज 5 स्टेप प्रोसेस। ये क्वेश्चन बहुत
आता है एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम दिए थे तो ये आया था, और भी देखता हूँ और कई लोग बताते हैं अरे रिस्क असेसमेंट का स्टेप तो आता ही आता है। तो दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट हु आर गोइंग टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन। तो आइए जानते हैं इसका स्टेप क्या है। पहला जो है आइडेंटिफाई द हजार्ड, ये पहला है। जब तक आप हजार्ड को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो उस पर कंट्रोल क्या करोगे, तो आपको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन आना चाहिए। तो हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं, जैसे वर्क एट हाइट एक हजार्ड है, मटेरियल स्टॉक किया गया है, रॉन्ग मटेरियल स्टॉक किया गया तो मटेरियल किसी के ऊपर गिर सकता है, ये एक हजार्ड है। मूविंग व्हीकल, गाड़ी मूव कर रही है तो किसी को हिट कर सकती है, ये एक हजार्ड है। मैनुअल हैंडलिंग ऑपरेशन, ये एक हजार्ड है। मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी एक हजार्ड है। इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड है। टॉक्सिक और क्रोसिव केमिकल हजार्ड है। डीप वाटर एक हजार्ड है, कोई आदमी उसमें डूब सकता है, श्रिंक हो सकता है। और ये नेक्ड फ्लेम, ये एक जो है एक हजार्ड है, इससे आग लग सकता है। एनिमल सच ए डॉग, डॉग जो है अगर पागल कुत्ता घूम रहा है तो भी काट सकता है आपको, एनिमल सच ए डॉग। और वायलेंट पीपुल, और कुछ लोग झगड़े भी कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं कि वर्क प्लेस के अनुसार ये बहुत गिने चुने हजार्ड हैं। आप पता करेंगे हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग हजार्ड होते हैं। हजार्ड मतलब क्या, विच हैज़ समथिंग पोटेंशियल टू कॉज हार्म, यानी कि उसमें कुछ नुकसान पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। तो हजार्ड भी दो तरह के होते हैं, एक हेल्थ हजार्ड होता है और एक सेफ्टी हजार्ड होता है। मैं ज़्यादा समय न लेके सारे को एक्सप्लेन करते जाता हूँ। हेल्थ हजार्ड मतलब क्या, जो कि सम हजार्ड कैन अकर ऑक्यूपेशनल डिजीज, इल हेल्थ, ये क्या है हमारे इल हेल्थ, मतलब किसी तरह का इंजरी नहीं होता है, फिजिकल इंजरी, कट बर्न, ये सब नहीं होता है। तो ये सब क्या है, एक हेल्थ हजार्ड बोलते हैं। सेफ्टी हजार्ड जिसमें कुछ कट बर्न जो दिखे, आप समझ रहे हैं, तो ये क्या होता है, एक सेफ्टी हजार्ड। तो फिजिकल हजार्ड में क्या आता है, रेडिएशन, वाइब्रेशन, नॉइस, केमिकल, ये सब केमिकल हजार्ड में क्या आता है, जैसे लीड, मरकरी, ये सब है। बायोलॉजिकल में क्या होता है, लेजियोनेला बैक्टीरिया या स्टेफिलो नहीं आता है। एर्गोनॉमिक, रिपीटेटिव मूवमेंट जो है, स्टूपिंग, ट्विस्टिंग, मैनुअल हैंडलिंग, ये सब क्या है, एर्गोनॉमिक हजार्ड। साइकोलॉजिकल में क्या होता है, स्ट्रेस और ट्रॉमा, ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल। अब इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन सोर्स, आप कहाँ से पता करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स जो है दो तरह का होता है, एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन सोर्स और एक एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन सोर्स। इंटरनल इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, जो कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आता है। जैसे आपने, हो सकता है कि आपके जो पुराने सेफ्टी ऑफिसर है, एक्सीडेंट रिकॉर्ड मेंटेन किया हो, वो है। इल हेल्थ डेटा एब्सेंस रिकॉर्ड है। मेडिकल रिकॉर्ड है। रिस्क असेसमेंट जो रखा जाता है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, रिपोर्ट है। सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्शन है। ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। और सेफ्टी कमेटी मीटिंग मिनट्स है, जो कि सेफ्टी कमेटी बैठने के बाद आता है। एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो कि आउट ऑफ इंडिया, जो आप किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हो, कहीं किसी के लॉ रेगुलेशन को फॉलो करते हो, या जो नेशनल का लेजिस्लेशन है उसको फॉलो करते हो, ये सब क्या आता है, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है। तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, ये भी क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाइज 5 एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई 5 इंटरनल इन्फॉर्मेशन, इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आप थोड़ा सा इसको याद करेंगे। मैं टेक्निक बताऊंगा कैसे याद किया जाता है। तो नेशनल लेजिस्लेशन, अप्रूव्ड कोड ऑफ प्रैक्टिस एंड गाइडेंस नोट पब्लिश्ड बाय, ये सब कुछ है। जैसे देखिए यहाँ पे आईएसओ का जो स्टैंडर्ड है, बीएसआई स्टैंडर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई कंपनी कोई चीज़ बनाता है तो वहाँ एक एमएसडीएस भी देता है, वो है। आपको ट्रेड एसोसिएशन जो है, केमिकल इंडस्ट्री एसोसिएट, ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। सेफ्टी जर्नल मैगजीन जो प्रकाशित होता है, उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। यूरोपियन यूनियन एक अपना बना के रखा है स्टैंडर्ड, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। आईएलओ भी अपना बहुत सारा कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन उसका है, उसको भी आप इंफॉर्मेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन का कुछ जो है, उनका कुछ अपना इंफॉर्मेशन जो है, आप इस तरह से काम करना, इस तरह कुछ वो देते हैं, तो उसको भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये जनरली इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। और चैरिटीज़ और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एनजीओ हैं जैसे आईओएस वगैरह है, वो भी कुछ अपना बहुत सारे स्टैंडर्ड देते हैं। तो आप यहाँ से बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं कि किस काम को किस वे में करना है। तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड, हजार्ड कितने तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हजार्ड में पहला पॉइंट ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये पाँच स्टेप में रिस्क असेसमेंट होता है, लेकिन मैंने पहले ही ये स्टेप को डिस्कस कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो आइडेंटिफाई हजार्ड, इसके बाद आइडेंटिफाई पीपुल करेंगे। तो पीपुल में जब चलेंगे तो आपको बताएंगे दूसरा स्टेप।
तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन मेथड जो है, ये हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक होता है टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस क्या होता है कि जैसे आप किसी वर्क को आप छोटे छोटे एक्टिविटी में तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद उसमें पता कर लीजिए क्या है। जैसे मान लीजिए कि हमको हाइट पे काम करना है, तो सबसे पहले हमको क्लाइंबिंग करना है, सीढ़ी पे चढ़ना है। तो सीढ़ी पे चढ़ने में क्या खतरा है, तो आप पता कर लीजिए कि फॉल हो सकता है। तो आप ये पता कर लिए, तो फिर आप पता कर लीजिए कि इसमें लाइक्लीहुड क्या है। तो अगर आप मतलब कि बेल्ट नहीं लगाए हैं तो ज़्यादा लाइक्लीहुड है। इस तरह का उसमें 1 2 3 मार्किंग होता है, आगे देखेंगे। तो टास्क एनालिसिस क्या होता है कि हर एक वर्क को एक्टिविटी में तोड़ देते हैं छोटे छोटे, ये टास्क एनालिसिस जो है होता है। ज़्यादा इस पर समय नहीं लेंगे। टास्क एनालिसिस में जो है क्या होता है कि सिलेक्ट द टास्क कैसे करते हैं, इसको याद रखिए शॉर्ट फॉर्म में श्रेडिंग में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टास्क को सिलेक्ट कीजिए, रिकॉर्ड द स्टेप, मैंने बताया ना एक्टिविटी को में तोड़ना है, तो रिकॉर्ड द स्टेप, कौन कौन से स्टेप है उसमें, और स्टेजेस ऑफ द टास्क। उसके बाद इवेल्युएट द रिस्क एसोसिएटेड विद द ईच स्टेप, कितने रिस्क हैं। फिर डेवलप द सेफ वर्किंग मेथड एंड इम्प्लीमेंट द सेफ वर्किंग मेथड एंड मॉनिटर टू इंश्योर इट इज़ इफेक्टिव। तो ये श्रेडिंग मेथड आप याद रखेंगे। टास्क एनालिसिस भी आता है। लेजिस्लेशन जो है, लेजिस्लेशन जो भी जैसे कि आपका जिस कंट्री में काम कर रहे हैं वहाँ का लेजिस्लेशन है कि हाइट पे काम कर 2 मीटर से हाइट से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको बेल्ट लगाने हैं। तो ये आपको पहचान लिया कि भाई यहाँ पे तो बेल्ट लगाने ही लगाने हैं, तो हजार्ड पता चल गया भाई 2 मिनट के बाद अगर आप चढ़ते हो तो यू हैव टू अप्लाई फुल बॉडी हार्नेस, तो ये पता हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हजार्ड की तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे। इस तरह से बहुत सारे हैं, जैसे नॉइस जो है 85 डेसिमल से ज़्यादा हो तो तुरंत आपको वहाँ पे पीपी प्रोवाइड करने हैं, नहीं तो उसको कंट्रोल करने हैं, तो ये 1000। तो ये जो है आप पता कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो कंपनी कोई केमिकल बनाती है, कोई मशीन बनाती है, साथ में उसका मैनुअल देती है कि आप ऐसे करोगे तो ये खतरा हो सकता है, आप इस सेफ वे में करो। तो भी ये क्या है, वहाँ पे आप 1000 आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे आप डेंजर, जैसे कोई आप वहाँ पे मशीन गार्ड खोलोगे तो वहाँ डेंजर लिखा रहेगा, तो मशीन गार्ड नहीं खोलना, ये 1000 है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर इन्फॉर्मेशन ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द मशीन और केमिकल और जो भी रहे वहाँ पे। इंसिडेंट डेटा, पहले जो है जो कंपनी में बहुत सारे एक्सीडेंट हुआ हाइट को लेके, चाहे कोई केमिकल एक्सपोजर को लेके, तो वहाँ से आप पता हो 1000 आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये एक खतरा है। तो ये एक आप देख रहे हैं कि 1000 आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलता हूँ। आइडेंटिफाई द पीपुल एट रिस्क, कौन कौन से लोग जो है खतरे में रहते हैं। तो आप जानते हैं जो वहाँ पे रहेंगे, जो उसके आसपास रहेंगे उन्हें खतरा होगा। तो कौन कौन खतरा हो, किसको हो सकता है, वर्कर ऑपरेटर को हो सकता है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और किससे खतरा हो सकता है, मेंटेनेंस स्टाफ को हो सकता है जो वहाँ पे मेंटेनेंस कर रहा है, जो उस मशीन को क्लीन कर रहा है उसको हो सकता है, जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है उसको हो सकता है, कोई विजिटर मान लीजिए कंपनी में आपके घूमने आ रहे हैं 1-2 दिन के लिए, उन्हें हो सकता है, और मेंबर ऑफ पब्लिक, कोई पब्लिक हो सकता है कि आप पब्लिक में काम, जैसे मैं रेलवे में काम करता हूँ वहाँ पे बहुत सारी पब्लिक आते जाती रहती है, तो खतरा उनको भी रहता है। तो मेंबर ऑफ पब्लिक, इन्हें भी खतरा हो सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके वर्क प्लेस पे कितने लोग जाते हैं, किस तरह के लोग जाते हैं, फिर पता करना है। उसके बाद इवेल्युएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। तो पहले आप रिस्क डिसाइड करिए कि कितने रिस्क हैं, तो आपको पता करना है। लाइक्लीहुड, सिवियरिटी और रिस्क रेटिंग, इसके बारे में जान लेते हैं, ये 3 क्वेश्चन के बारे में। तो लाइक्लीहुड मैंने क्या बताया, प्रोबेबिलिटी। सिवियरिटी मतलब क्या कि मतलब कि ये कितना सीवियर है। सबसे पहले रिस्क जानते हैं। रिस्क जो है वो क्या होता है कि लाइक्लीहुड, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होता है। तो कुछ जो है रिस्क ऐसे होते हैं जो तुरंत जो है उसको इंजरी होता है, किसी आदमी को पता चलता है। कुछ जो है इफेक्ट उसका एक्यूट एंड क्रोनिक होता है। मतलब कि एक्यूट मतलब क्या कि शॉर्ट टर्म इफेक्ट जिसको बोलते हैं, क्रोनिक मतलब क्या, लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जैसे एक आदमी डस्ट ले रहा है, पता नहीं चलेगा, अभी तुरंत पता नहीं चलेगा, इसको लंबे समय के बाद आइडेंटिफाई हो पाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे किसी आँख में बार बार जो है सीमेंट पड़ रहा है तो उसको कोरोसिव होगा, वहाँ पे जलेगा, लेकिन लंबे समय के बाद हो सकता है ब्लाइंडनेस आ जाए। तो ये एक्यूट और क्रोनिक 2 इफेक्ट होते हैं। तो रिस्क जो है वो क्वांटिफाई किए जा सकते हैं, क्या क्या। तो एक जो है आपका किया जा सकता है, वेरी हाई हो सकता है रिस्क, हाई हो सकता है, मीडियम, लो एंड सिग्निफिकेंट, ये 5 लेवल के हो सकते हैं। तो रिस्क क्या होता है, लाइक्लीहुड इनटू सिवियरिटी।
सिवियरिटी मतलब क्या, उसका कंसिक्वेंस। अगर कोई किसी आदमी को कुछ हो, मतलब कि जो एक्सीडेंट होता है तो उसका कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट जैसे किसी आदमी का पैर टूट गया तो मान लीजिए कि इसको हाई में रखते हैं, कोई आदमी मर जाएगा उसको वेरी हाई में रखते हैं। तो इस तरह क्या है, लाइकलीहुड है और इस सिवियरिटी है। सिवियरिटी भी, लाइकलीहुड भी 5 लेवल का और सिवियरिटी भी 5 लेवल का, 5 स्केल पे यूज़ कर रहे हैं इसको। जैसे आप देख लीजिए लाइकलीहुड, जैसे अगर 1 रहेगा एक्सट्रीमली अनलाइकली, मतलब होने का चांस बिल्कुल नहीं है, और 2 रहेगा मतलब कि अनलाइकली, 3 रहेगा मतलब पॉसिबल है, 3 रहेगा 4 में रहेगा मतलब लाइकली हो सकता है, और 5वां मतलब वेरी प्रोबेबल है, मतलब ये बहुत होने का चांस ज़्यादा % है। उसी तरह सिवियरिटी मैंने क्या बताया था, कंसिक्वेंस बताया था। कंसिक्वेंस जैसे कि वेरी माइनर इंजरी होगा तो 1 रहेगा, फर्स्ट एड इंजरी रहेगा तो 2 रहेगा, LTI रहेगा यानी कि लॉस्ट टाइम इंजरी रहेगा 3 रहेगा, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रहेगा तो 4 रहेगा, और डिसेबलिंग इंजरी रहेगा तो 5 रहेगा। तो ये आप देख रहे हैं कि इसको हमने पॉइंट दे दिया। अब ये रिस्क असेसमेंट करने का तरीका है, जैसे एक तरफ सिवियरिटी रहेगा, एक तरफ लाइकलीहुड रहेगा। तो मान लेते हैं कि लाइकलीहुड है 2 और सिवियरिटी है 3, तो रिस्क कितने हुए, 3 दूना 6 यानी कि 6। यहाँ पे आप देख रहे हैं पीले कलर में, तो ये है। तो इस लेक्चर को यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा 36 मिनट का लेक्चर भी हो गया है और हमें ड्यूटी जाने का समय भी हो रहा है। तो मैं यहीं से कंटिन्यू करूँगा कल, थोड़ा सा और ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि कम समय ना दूँ, अच्छे से डिस्कस करूँ। तो आप ऐसे ही कमेंट करते रहिए और मनोबल बढ़ाते रहिए, और मैं ऐसे ही आपके लिए कंटिन्यू लेक्चर लाते रहूँगा। और अपने नए जो भी व्यूअर हैं, जो भी चाहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर नॉलेज लें, तो उनके साथ शेयर कीजिए ताकि मेरा व्यू बढ़े और सब्सक्राइबर भी बढ़े, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। तो थैंक यू, धन्यवाद।